Welcome back to our channel Vedu Classes, and this is Vijay. Today we are going to discuss about management process. Okay, it is very interesting topic. In this topic we will cover management process, its definition, planning, types of planning and its advantage. Okay, सो बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है? तो मैनेजमेंट एक ऐसा एक्टिविटी है जिसमें एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस होते हैं. ठीक है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस होते हैं. उसमें क्या करते हैं हम लोग, छोटे छोटे टास्क को कंप्लीट करते हैं टू अचीव द गोल. दिस इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट. इन अदर वर्ड्स, मैथडोलॉजी ऑफ गेटिंग थिंग्स डन इज़ नोन एज मैनेजमेंट प्रोसेस. ओके, एक्चुअली में देखा जाए तो जो मैनेजमेंट टर्म है वो इम्प्रॉपर टर्म है. इसका एक्चुअली टर्म होना चाहिए मैनेजमेंट प्रोसेस. बिकॉज जब भी हम लोग किसी चीज़ को मैनेज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है किसी एक स्टेप को कंप्लीट किया जाता है. उसमें एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं. ठीक है, सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको हम कंप्लीट करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं. तो इसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस. बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के. तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट राइटर्स, उनका अलग व्यू है मैनेजमेंट को लेकर और उनका अलग डेफिनेशन है. कहा जाता है कि जो भी मैनेजमेंट का डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है, बाय अ राइटर, साइंटिस्ट और रिसर्चर, सो उस डेफिनेशन को हमें एज इट इज़ रिमेंबर रखना होता है. ठीक, उनके डेफिनेशन में हम किसी वर्ड को चेंज नहीं करते हैं. तो उनके जो डेफिनेशंस हैं उन्हें हमें एज इट इज़ रिमेंबर करना होगा. ठीक, बात करते हैं मैकफार्लैंड के. अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस बाय विच द मैनेजर क्रिएट्स, डायरेक्ट्स, मेंटेन एंड ऑपरेट द पर्पसिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द सिस्टम कोऑर्डिनेटेड एंड कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट. ये इनका डेफिनेशन था. ओके, वेयर इज अकॉर्डिंग टू G.R. Terry, the management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish the stated objective by the use of human being and other resources. अगर देखा जाए तो दोनों के डेफिनेशंस का ऑब्जेक्टिव जो निकल रहा है, ठीक है, जो डेफिनेशन का मीनिंग निकल रहा है वो सेम है. बट यहाँ पे क्या है, वर्ड्स में चेंजिंग होते हैं. जो मैकफार्लैंड का डेफिनेशन है वही G.R. टेरी का भी है, बट इन्होंने टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है, सो इनका डेफिनेशन का मीनिंग सेम होता है बट इनके वर्डिंग चेंज है. ठीक, सो हमें ये रिमेंबर रखना होगा एज इट इज़. बात करते हैं इसके एसेंशियल एलिमेंट कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम लोग मैनेजमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें ये 6 एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि बहुत ही कंपलसरी हैं. प्लानिंग, organizing, directing, staffing, leading and controlling. But according to Luther Gulick, उनका कहना था कि किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस को हम लोग एकम्प्लिश कर सकते हैं बाय 7 स्टेप. और उसी 7 स्टेप्स को उन्होंने कहा पोस्टकॉर्प. तो ये टर्म दिया गया पोस्टकॉर्प. तो अगर पूछा जाए कि ये टर्म पोस्टकॉर्प किसने कॉइन किया तो लूथर गुलिक. ओके, एंड इसका पोस्टकॉर्प का फुल फॉर्म क्या था? तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग. तो इनके अकॉर्डिंग किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में ये 7 स्टेप्स एकदम एसेंशियल हैं. ठीक है, बात करते हैं कि प्लानिंग क्या है. तो ये प्लानिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन टू कंप्लाइज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव. पहले ही डिटरमाइन किया हुआ कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे कि हेल्प से हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सेट को कंप्लाइज करते हैं. देखा जाए तो एक वर्ड में कहा जाए तो आज ही कल की तैयारी करने को हम लोग प्लानिंग कहते हैं. ठीक है, इट इज़ द टुडेज प्रोजेक्शन फॉर टुमारो एक्टिविटी. प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में. मिलिट्री में बात करें तो उनका कहना होता है इफ़ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल, मीन्स इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट. ओके, कहा जाता है कि अगर हम मैनेजमेंट को एज ए प्रोसेस रिव्यू करें कि ये पूरा प्रोसेस है तो उसका जो फर्स्ट फंक्शन होता है कोई मैनेजर जो परफॉर्म करता है वो होता है प्लानिंग. उसके बाद ही हम दूसरे स्टेप्स पे जाते हैं. तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मैनेजमेंट प्रोसेस.
और प्लानिंग है क्या, एक ये मेंटल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग यूज़ करते हैं कि इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जिसका इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा हो, जो आगे का देख सके, मीन फोरसाइट को, एंड साउंड जजमेंट कर सके। साउंड जजमेंट करने का मतलब कि आगे चल के हमें क्या प्रॉब्लम हमारे सामने राइज हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है, उस चीज़ को कहते हैं हम लोग साउंड जजमेंट। और उसको जो इमेजिन कर सकता है वैसे फैकल्टीज़ को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अ प्लान। ओके, ये प्लानिंग के भी डिफरेंट डेफिनेशन दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइंटिस्ट, लाइक अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन। इनका कहना था कि मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोग्राम, प्रोसीजर, स्केड्यूल एंड बजट। इनका कहना था कि किसी भी प्लानिंग में हम लोग फोरकास्ट डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं, पॉलिसीज़, प्रोग्राम, प्रोसीजर, शेड्यूल एंड बजट। ये सब भी देखा जाए तो एक सब प्लानिंग है, मीन्स ये भी एक छोटे छोटे प्लानिंग है, लाइक बजट प्लानिंग, शेड्यूल प्लानिंग, प्रोसीजर प्लानिंग, ये भी अपने आप में एक छोटे छोटे प्लानिंग है। और अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन कहा गया कि मैनेजमेंट प्लानिंग में ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है, फॉर द सक्सेस। वहीं पर अकॉर्डिंग टू थियो हेमन बात करें तो उन्होंने कहा था कि प्लानिंग क्या है, जो कि हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। वहीं पे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू कुंज ओडोनेल, तो इन्होंने कहा था प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस द कंसिस्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब होशो हवास में हम लोग अच्छी तरीके से किसी भी कोर्स ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करते हैं कि क्या करना है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्लानिंग। ओके, नाउ अगर इसके नेचर ऑफ प्लानिंग की बात करें कि क्या होता है प्लानिंग का नेचर, सो फर्स्ट इसका जो नेचर है, इट इज़ ए प्लानिंग इज़ ए गोल ओरिएंटेड। ओके, इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, मीन्स जब भी हम प्लान करते हैं तो प्लान करने से पहले हमारे पास एक गोल होना चाहिए, एक सर्टेन गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक। लाइक हमें 12 पास आउट करना है तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या रूटीन फॉलो करना है, क्या बुक्स को पढ़ना है। सो ये गोल ओरिएंटेड होता है कोई भी प्लानिंग। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग कहने का मतलब किसी भी प्रोसेस में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में हम लोग जो फर्स्ट स्टेप उठाते हैं वो प्लानिंग होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपने प्लानिंग को देखते हैं। फिर होता है परवेसिवनेस ऑफ प्लानिंग। कहा जाता है कि कहीं भी किसी भी प्रोसेस में, किसी भी चैन ऑफ प्रोसेस में हम लोग हर जगह प्लानिंग को अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे प्लानिंग किया जाता है, हर एक स्टेप्स में छोटे छोटे ही प्लान सही बट प्लानिंग होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज परवेसिवनेस, यानी कि हर लेवल पे प्लानिंग होना ज़रूरी है। दूसरा कहा जाता है कि प्लानिंग में इफ़िशियंसी होती है, इकोनॉमी होता है एंड एक्यूरेसी होता है, ठीक। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब कि सपोज़ आप कोई एक प्रोसेस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ पे ढेर सारे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होंगे। तो हमारा प्लानिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर हम एक स्टेप एकम्प्लाइज करते हैं तो उसके जस्ट बाद ही हमारा दूसरा स्टेप इनिशिएट होना चाहिए। तो मतलब कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप्स में। नाउ लिमिटिंग फैक्टर, कभी भी हम लोग जो प्लानिंग को प्रिपेयर करते हैं वो अपने लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, लाइक हमारे पास क्या बजट है, ठीक है, क्या रिसोर्स हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग कभी भी प्लान को प्रिपेयर करते हैं। कहते हैं कि प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कुछ भी ऐसा अनसर्कमस्टांसेस कंडीशन आ गया, ठीक है, कोई भी सर्कमस्टांसेस आ गया कि जिस वजह से मतलब हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होने में प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो उसके लिए हमें दूसरे प्लान पर जाना पड़ सकता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर बात करो तो आप जैसे अभी ऑनलाइन सपोज़ आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, अगर कहीं पे नेटवर्क इशू हुआ, आपने ऑनलाइन पढ़ने की प्लानिंग की बट नेटवर्क इशू हुआ, तो उस समय आपके पास प्लानिंग भी होना चाहिए कि हाँ हमारे पास मैनुअल बुक भी अवेलेबल है जो कि हम लोग सर्वर इशू होने पे उसे पढ़ेंगे, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए फॉर द सक्सेस। एंड प्लानिंग इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, यानी कि एक मेंटल प्रोसेस है, अच्छे तरीके से सोच समझ के ये बनाया जाता है, ठीक। बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो ये बेसिकली देखा जाए तो 3 तरह का प्लानिंग होता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ठीक है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का क्या कहना होता है, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है, ठीक। स्ट्रैटेजिक प्लान इज़ ए लॉन्ग टर्म प्लान जो कि बोलता है कि हम कोई चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है।
इट्स स्ट्रैटेजिक प्लान आर ऑल अबाउट वाई थिंग्स नीड टू हैपन, क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स हमें कोई ना कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक सर्टेन गोल होना चाहिए कि हमें इस चीज़ों को क्यों करना है। तो यानी कि ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं हम लोग कहाँ पर, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे सेट करते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या गोल होना चाहिए, ठीक। टैक्टिकल प्लानिंग बताता है कि हमें क्या करना है टू अचीव द गोल। मीन्स इसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें टैक्टिकल प्लानिंग बताता है, ठीक है। और ऑपरेशनल प्लानिंग क्या बताता है कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मीन्स तो हाउ द थिंग्स नीड टू हैपन, ठीक है, टू अचीव द सेट गोल। जो भी हमारा गोल सेट है उसे कैसे अचीव करेंगे। एक आता है अनदर टाइप कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। कॉन्टीजेंसी प्लानिंग को आप कह सकते हो इमरजेंसी प्लानिंग और प्लान बी। लाइक जैसे हमारा कोई प्लान ए जब फेल होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ऑनलाइन स्टडी एंड मैनुअल बुक का, ठीक उसी तरह तो एक कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होता है जिससे कि हमें कभी भी मतलब कि प्लानिंग को चेंज करना पड़ सकता है, प्लान बी पे जाना पड़ सकता है। दिस इज कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। सो इट टेल्स अबाउट व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, ओके, तब हम अप्लाई करते हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। नाउ बात करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। ये क्या है, ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे हमने गोल सेट किया कि हमें 12 पास आउट करना है, ठीक है, तो ये लंबे समय के लिए है, ठीक। 11 पास करना, फिर 12 पास करना, मतलब इंटरमीडिएट का होना है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए चलता है। ऐसा नहीं कि आज हम लोगों ने सोचा इंटर पास करना है, कल नहीं सोचा, कल दूसरा कुछ सोच रहे हैं। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग कोई भी सक्सेस नहीं होता है। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान जो हमें कंटिन्यू रखना है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर जो कि हमारे प्लानिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और ये प्लानिंग जनरली जो बनाए जाते हैं, ये प्लान स्ट्रैटेजिक प्लान, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, प्रेसिडेंट, ओके। इसमें हम लोग ये भी एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी क्या आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या ग्रोथ होगा, किस लेवल तक हमारी कंपनी पहुंचेगी, ये भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, प्री डिटरमाइन करते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में, ओके, कि 1 साल 2 साल बाद हमारा क्या ग्रोथ रहेगा। और इसमें किस तरह का एग्जांपल आ सकता है, लाइक किसी कंपनी ने डिसाइड किया कोई नया प्रोडक्ट बनाने को, ठीक है, या कोई दूसरा प्रोडक्ट लाने को, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हैं इसको, कोई नया प्रोडक्ट बनाने को डिसाइड किया। सो इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, यानी कि ये पूरे उसके ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होगा। यानी कि अब जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होंगे, ठीक है, जो भी प्रोसेस होंगे, वो इस चीज़ को ध्यान में रखकर होंगे कि हमें कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, ठीक। जनरली कहा जाता है कि ये 2 से 5 साल के लिए होता है और उससे भी ज़्यादा के लिए। बात करते हैं टैक्टिकल प्लानिंग। तो टैक्टिकल प्लानिंग ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है फॉर अचीविंग द शॉर्ट टर्म गोल, ठीक। ये यूज़ करते हैं हम लोग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि टैक्टिकल प्लानिंग क्या बोलता है कि हमें क्या करना है जिससे कि हम लोग गोल को अचीव कर सकें, ओके। और ये प्रिपेयर किया जाता है बाय मिड लेवल मैनेजमेंट, लाइक जनरल मैनेजर। इफ़ विल टॉक अबाउट द फिशरीज, तो देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर, दे कम्स अंडर द मिड लेवल मैनेजमेंट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि ये बताता है क्या करना है। जैसे उन्होंने कहा कि हमें एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है मार्केट में, ठीक। तो उसके लिए टैक्टिकल प्लानिंग क्या करेगा, एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाएगा। वो बोलेगा कि हाँ, सपोज़ हमें 1 लाख यूनिट ऑफ दिस प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ताकि हम इस प्रोडक्ट को बना के हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तभी तो उनके प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन आएगी, ठीक है, नया प्रोडक्ट डेवलप होगा। तो ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहा है ये प्लानिंग, ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग। और ये कहा जाता है जनरली 1 से 3 साल के लिए कोई भी कंपनी बनाती है, ठीक। नाउ ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग इट इज़ ऑल्सो अ शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसको कि हम लोग डे टू डे प्लानिंग भी कहते हैं, ठीक। और ये डेवलप किया जाता है जो ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट होते हैं, उनके द्वारा ये डेवलप किया जाता है। लाइक मैनेजर हो गए, अगर फिशरीज़ की बात करें तो उसमें फिशरीज सुपरवाइज़र होते हैं, फिशरीज एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, टीम लीडर होते हैं।
टू फुलफिल देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहना का मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी ग्राउंड लेवल पे मैनेजर्स हैं, वो जब अपना क्या बोलते हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, कंप्लाइज कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमने स्ट्रैटेजिक प्लान में तय किया था, डिसाइड किया था, वो हमारा अल्टीमेटली कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें तो ये जैसे कि विजिट वन फार्म ईच डे, कहने का मतलब अगर कोई एक्सटेंशन ऑफिसर है फिशरीज़ में, तो वो क्या करता है कि हर दिन का अपना एक रूटीन बनाता है, हर दिन का एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग बनाता है कि मुझे इस फार्म पे जाना है, उस फार्म पे जाना है, इस फार्म का फिश प्रोडक्शन देखना है। तो ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग हो गए किसके द्वारा? एक ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक, जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहा और उसके वजह से मेरा ये कंप्लीट हो रहा। ठीक, मीन्स लाइक और कंपनी की बात करें तो कंपनी में जैसे उन्होंने 1,00,000 प्रोडक्ट को बनाने का टैक्टिकल प्लान में डिसाइड किया गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, ठीक है, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये लोग क्या करेंगे, सारे जगह प्रोडक्ट्स को पहुँचाएंगे, तभी तो उनके कंपनी का प्रोडक्ट जो होगा डिस्ट्रीब्यूट सही से होगा, सप्लाई सही से होगा, उनका मार्केटिंग सही से होगा, तो सक्सेस मिलेगी। तो ये ऑपरेशनल प्लानिंग है, कहा जाता है ये भी जनरली 1 से 3 साल के लिए होता है। अब ऑपरेशनल प्लानिंग में भी कहा गया कि ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंगल यूज़ प्लानिंग, एक होता है ऑन गोइंग प्लानिंग। तो सिंगल यूज़ प्लानिंग कैसा प्लानिंग होता है? कोई एक ऐसा प्लानिंग जिसको हम लोग एक बार बनाकर बस एक ही बार यूज़ किया, ऐसा नहीं है कि बार बार यूज़ करना पड़ रहा है उस प्लान को, बस एक बार यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशल सेल प्रोग्राम, चाहे बजट, जैसे हम लोग अगर किसी कंपनी में बजट का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो बजट का प्लानिंग एक ही बार तो करेंगे, हर बार तो बजटिंग होगा नहीं, सिर्फ एक बार। ठीक, उसी तरह जैसे स्पेशल सेल प्रोग्राम, लाइक हम लोग मॉल में देखें तो मॉल में वो लोग प्लानिंग करते हैं कि हाँ चलो इस बार हम लोग सेल करेंगे, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए वो लोग सेल रखते हैं। तो ये एक वन यूज़ प्लान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका सेल करने का जो तरीका है वो हर बार सेम रहेगा, वही रहेगा, ऐसा नहीं, ये वन टाइम यूज़ होता है। ठीक, लेकिन ऑन गोइंग प्लानिंग वहीं पे क्या होता है कि किसी एक प्लान को हम लोग बनाकर उसको बार बार अप्लाई करते हैं। ठीक, उसको बार बार अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे पॉलिसी प्लानिंग हो गया, प्रोसीजर प्लानिंग हो गया, रूल प्लानिंग हो गया। लाइक पॉलिसी प्लानिंग कहने का मतलब सपोज़ कोई बिजनेसमैन है तो वो डिसाइड करता है, वो प्लानिंग बनाता है, पॉलिसी अपनी बनाता है कि मैं उधारी नहीं दूंगा अपने मतलब कि बिजनेस में उधार का काम नहीं करूंगा, मैं उधार नहीं दूंगा। तो ये उसका पॉलिसी हो गया। ठीक, और ये पॉलिसी वो एक टाइम उसने बनाया कि हाँ उधार नहीं देना है, और ये लगातार अप्लाई करता है हर कस्टमर पे कि हम उधार नहीं देंगे। ठीक, उसी तरह प्रोसीजर है कि किस तरह से हमें काम करना है, उस बिज़नेस को कैसे मैनेज करना है, क्या स्टेप होना चाहिए, कहाँ पर माल रखना है, कहाँ पर उनका जो भी स्टोरेज है वो कहाँ होना चाहिए, जो भी पैकेजिंग है वो कहाँ होना चाहिए। तो ये सब ऑन गोइंग प्लानिंग एक बार डिसाइड हो गया, अब उसी पे वो काम चल रहा है। ठीक है, रूल प्लानिंग होता है। रूल कहने का मतलब किसी भी कंपनी में जो लेबर्स हैं, ठीक है, जो एम्प्लॉय हैं, उन पे ये अप्लाई होता है रूल प्लानिंग, कि उन्हें वहाँ का रूल फॉलो करना होगा कि किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है। ठीक, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये था ऑन गोइंग प्लानिंग के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। जैसा कि मैंने बोला, ये सिंपली कुछ नहीं, बस इमरजेंसी प्लानिंग है, जो कि हमारे सामने कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशन आता है, सर्कमस्टांसेस ऐसा आ जाता है जिसमें कि हमारा जो भी प्लानिंग है या जो कंपनी है उसका प्रोसेस जो है हैम्पर हो सकता है। उस समय हम लोग प्लान बी की तरफ जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्टीजेंसी प्लानिंग। ओके, एडवांटेज की बात करें कि प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है कि हाँ हमें ये काम इस लिमिट में इतने दिन के लिए इसी तरह से करना है। तो एक डायरेक्शन मिल गया ना, कि अब उसमें क्या होगा, किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं है कि अगले बंदे को क्या करना है, चाहे उनके अगले एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, इस तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होता, बिकॉज वी आर प्री प्लान्ड कि हमें क्या करना है। तो किसी तरह कन्फ्यूज़न नहीं है और एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक, दूसरा कि किसी भी ये फोकस करता है अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट। जैसे कि अगर हम लोग प्लानिंग पहले से ही बनाए हैं कि हाँ हमें एक नया प्रोडक्ट डेवलप करना है और उस प्रोडक्ट को हमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लाना है। ठीक,
तो ये जो नया प्रोडक्ट लाना है वो उनका प्लानिंग था, ठीक। अब क्या होगा कि हमारा जो सारा फोकस है, जितने भी एम्प्लॉय का जो भी वर्क है, ठीक, जो कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं, चाहे जो भी लेबर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनका सारा फंक्शन ये ऑब्जेक्टिव को देखते हुए होगा कि हाँ, हमें प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो ये एक अटेंशन भी दिलवाता है हमारे ऑब्जेक्टिव पे, ठीक। ये स्टेबलाइज करता है एक बेसिक फॉर टीम वर्क। जैसे हम लोग प्लानिंग कर दिए हैं कि ये इन लोगों को काम करना है, ये इन लोगों को काम करना है, तो एक टीम वर्क मिल गया ना हमको, तो ये टीम वर्क को स्टेबलाइज करता है, ठीक। ये हमें हेल्प करता है कॉप अप करने के लिए, किसी भी मतलब कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स के लिए हम लोग कॉप अप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कंडीशन आ गया जिससे कि हमारा ग्रोथ जो है हैम्पर हो सकता है कंपनी का, तो उससे हम कॉप अप कर सकते हैं, प्री प्लान्ड है अगर, ठीक। सर्व एज द प्री रिक्विसाइट टू एम्प्लॉइंग all other management function. Okay, so these are the advantage of planning. So thank you guys, I hope you all will learn about it and you all get what I want to give you, and thank you. So if you are happy and if you feel good with my lecture, so subscribe my channel so that I can further upload some another videos. And on comment section, please comment what kind